हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी बीपीएससी टायर 3.0 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी तक मैं जो टू वीडियोस करा चुकी हैं जिसमें हम प्राचीन इतिहास के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ करा चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईसा पूर्व, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो कह रहे हैं कि ईसा से पूर्व जो थी 6ठी सदी में विश्व की, यानी कि विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो कहाँ थी? हमारी वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली में थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 जनपदों की जो सूची है वो कहाँ उपलब्ध है। तो 16 जनपदों की जो सूची है वो हमारी उपलब्ध है कहाँ है? अंगुत्तर निकाय में। देखिए 16 जनपदों की जो सूची उपलब्ध है, 16 जनपद हैं जिसमें उसकी सूची जो उपलब्ध है वो कहाँ है? अंगुत्तर निकाय में। कहाँ? अंगुत्तर निकाय में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए 16 और जो 16 जनपद हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। देखिए 16 जनपद हैं। देखिए एक तो अंग है, दूसरा मगध है, काशी, कौशाल, विज, मल्ल, चेदी, वस, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, आसमक, अवंती, गाधार एवं कंबोज। तो ये सब हमारे क्या है? 16 जनपदों की सूची है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी जो स्थापना हुई थी उसका युग क्या था? कौन से युग में स्थापना हुई थी? तो कौन से युग में स्थापना हुई थी? इसकी गुप्त युग में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? विश्व में प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? हमारा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो हमारा जो है विश्व प्रसिद्ध है। किस लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 65, मध्यकालीन भारत में क्या है? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था, जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो क्यों लागू की गई थी। कह रहे हैं कि जो मध्यकालीन भारत था उसमें जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो क्यों लागू की गई थी। तो वो किस लिए लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु के लिए क्या की थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 66 है। कह रहे हैं कि नीचे दो वक्तव्य दे रखे हैं। तो नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए और बी। कथन क्या दे रखा है? ए दे रखा है और आर दे रखा है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो पहला कथन हमारा क्या दे रखा है? ए दे रखा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? महाविहार को राज्य के प्रथम प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या है? आंसर क्या है? तो हमारा आंसर है कि दोनों ए और आर दोनों ही सही हैं। यहाँ पे जो ए था और आर था दोनों ही सही थे, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। लेकिन जो आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन है तो दोनों ही सही। लेकिन जो आर जो है, जो पहला वाला कथन है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। कह रहे हैं कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो था वो कौन सी शताब्दी में, सेंचुरी में हुआ था। तो कब हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? ईसा से पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मगध की राजधानी कौन सी थी। मगध की राजधानी की अगर बात करें तो कौन सी थी मगध की राजधानी। देखिए इसमें जो आंसर दे रखा है तो मगध की जो राजधानी है वो कौन कौन सी है। तो हमारी क्या है? ए भी सही है, ठीक है। ए और सी सही है। कौन सी? पाटलिपुत्र है और गिरिव्रज है। तो मगध की राजधानी कौन सी सही है? इसमें देखिए एक क्वेश्चन पूछा है लेकिन मगध की राजधानी दोनों ही सही है। तो पाटलिपुत्र, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मगध की राजधानी कौन सी है और इनमें से तीन आंसर अलग हैं और एक अगर पाटलिपुत्र दे रखा है तो आप उसको पाटलिपुत्र लगाएंगे। अगर ये गिरिव्रज दे रखा है तो आप उसको लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। कह रहे हैं कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो प्राचीन मगध की
क्वेश्चन नंबर है हमारा 69, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी। यहाँ पे प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थी, तो प्रथम राजधानी तो हमारी कौन सी है। देखिए इसका आंसर हमारा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहे हैं कि जो ऊपर दे रखी हैं उनमें से कोई नहीं है और उपयुक्त में से एक से अधिक, और जो भी दे रखी हैं वो एक से अधिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। कह रहे हैं कि नंदवंश के पश्चात, नंदवंश यानी कि नंदवंश के बाद जो था मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। जो नंदवंश थे उनके बाद जो था मगध पर, किस पर, मगध पर किस राजवंश ने, कौन से राजवंश ने शासन किया था, तो किसने किया था, मौर्य वंश ने क्या किया था, शासन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। किसके ग्रंथ में, यानी कि जिसके या फिर किसके, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ, विशिष्ट रूप से क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो वो क्या है हमारा, विशाख दत्त है। विशाख दत्त है, क्या है, विशाख दत्त में जो है जो विशाख दत्त है उसमें क्या, किसका वर्णन किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। किसमें किया गया, विशाख दत्त में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। निम्नलिखित से कह रहे हैं कि जो मगध का कौन सा राजा जो था वो सिकंदर महान के क्या था, समकालीन था। तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, कौन था, घननंद था। कौन था, घननंद था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है। कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल है वो मुख्यतः किससे बना हुआ था, तो वो किससे बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हमारा 74 है। यहाँ पे कह रहे हैं अष्टप्रधान, जो अष्टप्रधान था उसका गठन किसने किया था, अष्टप्रधान का गठन जो था वो किसने किया था, हमें ये बताना है। तो अष्टप्रधान का गठन जो था वो किसने किया था, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो ऊपर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से किसी ने नहीं किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, और एक से अधिक ने किया था। ठीक है, इसमें से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो इसलिए बता रहे हैं कि उपयुक्त में से तो कोई नहीं है और उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। कह रहे हैं किस मौर्य राजा ने जो थी दक्कन की विजय, दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है। कह रहे हैं कि अभिलेख, ठीक है, जिसमें ये प्रमाणित होता है, अभिलेख होते हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ऐसे अभिलेख हैं जिससे यह प्रमाणित सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था, इफेक्ट है, वो किस पर था, तो पश्चिम भारत पर था या फिर है। तो ये किससे पता चलता है, तो ये किससे पता चलता है, हमारा किससे पता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से। किससे, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से ये पता चलता है कि जो अभिलेख थे, ठीक है, जो अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत पर था। तो ये हमें किससे सिद्ध होता है, तो ये किससे पता चलता है, रुद्रामन का जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है, तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है। यहाँ पे कह रहे हैं अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो जो अशोक का शासनकाल था उसमें जो था, अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा जो थी, बौद्ध सभा अशोक का जब शासनकाल चल रहा था उसमें जो थी बौद्ध सभा एक रखी गई हो, तो वो किस नगर में आयोजित की गई थी, तो कौन से नगर में उसको आयोजित किया गया था, तो कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। कहाँ आयोजित किया गया था, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है। कहने के अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, जो अशोक के शिलालेख थे, जो ठीक है, तो अशोक के जो शिलालेख होते हैं उनमें जो प्रयुक्त भाषा थी, यानी कि जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, हमारी प्राकृत लैंग्वेज थी। कौन सी थी, प्राकृत लैंग्वेज थी। देखिए यहाँ पे इसमें कुछ डिटेल दे रखी है। अशोक का इतिहास मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। देखिए अशोक का एक बारे में, अगर इतिहास के बारे में जाने तो उनके किससे पता चलता है, तो उनके अभिलेखों से ही पता चलता है। उनके जो अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया था। एक तो शिलालेख थे, दूसरे स्तंभ लेख थे और तीसरा कौन था, गुहा लेख थे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। कह रहे हैं कि जो प्राचीन यानी कि पुराने ज़माने में प्राचीन भारत यानी कि जब बहुत मतलब एंशिएंट इंडियन में प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो थी दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाहिने ओर से क्या लिखी जाती थी, बाईं ओर लिखी जाती थी। तो वो कौन सी थी, खरोष्टी लिपि। जो खरोष्टी लिपि है वो क्या है, दाहिने ओर से कहाँ लिखी जाती है, बाईं की ओर लिखी जाती है, बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है। कह रहे हैं कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। जो अशोक के धम्म थे उनका मूल संदेश क्या था। तो अशोक के धम्म का मूल संदेश जो था वो हमारा क्या था, तो इनका जो संदेश था वो क्या था, बड़ों का सम्मान करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने जो था वह क्या था, स्वयं को यानी खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो किसे बताया है, तो किसमें भारभू स्तंभ को, किसे भारभू स्तंभ को क्या बताया था, उन्होंने भारभू स्तंभ को बताया था, स्वयं को खुद का सम्राट बताया था। भारभू स्तंभ में जो था अशोक ने अपने आप को क्या बताया था, स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है। कहने के अपने शिलालेखों में इन्होंने क्या करें कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो अपने शिलालेखों में जो थे अशोक जो थे वो सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे। तो अपने शिलालेखों में जो अशोक थे वो किस नाम से जाने जाते थे, अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। कौटिल्य कह रहे हैं कि यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखी थी वो कौटिल्य ने लिखी थी। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य ने जो पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो उसमें प्रकाश डाला गया था राजनीति नीतियों के पर प्रकाश डाला गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है। कहने के कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य की पुस्तक जो थी जो अर्थशास्त्र है वो किस विषय पर आधारित है। जो कौटिल्य की पुस्तक थी जो अर्थशास्त्र थी वो कौन से सब्जेक्ट पर आधारित है, तो किस पे आधारित थी, तो किस पर आधारित थी, अशोक की पुस्तक विदेश नीति पर आधारित थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। कह रहे हैं कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। जो मेगास्थनीज थे उसने जो थे भारतीय समाज को, भारत का जो समाज था सोसाइटी थी उसको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो कौन कौन सी श्रेणियाँ थी, देखिए कौन कौन सी श्रेणी थी। एक तो दार्शनिक थी, दूसरी कृषक थी, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। तो इन सब में 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है। कह रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। जो मौर्य साम्राज्य थे, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में क्या किया था, विभाजन किया था, उसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो उसका विशेष रूप से जो उल्लेख किया गया वो किसमें किया गया, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया। किसकी पुस्तक में, मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी उसमें इंडिका में क्या था, मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों का विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पेरिप्लस ऑफ द एरीथ्रेन सी किसने लिखी थी। तो देखिए पेरिप्लस ऑफ द एरीथ्रेन सी किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, हमारी ये पुस्तक जो थी वो किसने लिखी थी, तो ये जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी, टॉलमी ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो कह रहे हैं कि वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वो हमारा क्या है, इंडिका है। क्या है, हमारी इंडिका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है। यहाँ पे कह रहे हैं पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। जो पाटलिपुत्र को किस शासक, कौन से शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र को किसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है। कह रहे हैं कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो स्वर्ण मुद्रा यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि किसने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, किसने किया था, स्वर्ण मुद्रा का जो प्रचलन किया था वो हमारा किया था
कदफिसेस ने किया था। कदफिसेस ने किया था, किसने किया था? विमा कदफिसेस ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, कहने के कला की गंधार शैली कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, किस समय में? तो कला की गांधार जो शैली थी वो किस समय में फली फूली? तो वो कुषाणों के समय में फली फूली थी। तो कला की गांधार शैली जो थी वो किस निम्न समय में फली फूली, कौन से समय में फली फूली थी? तो कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली जो थी वो क्या थी? फली फूली थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है, कहना है कि निम्न इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की है? तो इनमें से किस शासक ने, कहना है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो कश्मीर में आयोजित की थी? तो किसने की थी? कनिष्क ने। तो कनिष्क ने क्या किया था? इनमें जो थी चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में क्या थी? आयोजित की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 94 है, कहने के शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कहना है शुंग वंश, यानी कि शुंग वंश के बाद जो था कौन से वंश ने भारत पर राज किया था? किसने किया था? कण्वा ने भारत पर राज किया था शुंग वंश के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, क्वेश्चन नंबर 94 है, कह रहे हैं कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल राजा खारवेल का जो नाम है वो जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है? हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा है। किसका नाम जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, कह रहे हैं कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन जो था वो किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का पतन हो गया तो किस काल में हुआ था? हमारा गुप्त काल में। देखिए इसके अगर वो डिटेल पढ़ते हैं तो यहाँ पे डिटेल दे रखी है कि गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह, कौन सा, कहना है कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कह रहे हैं कौन सा बंदरगाह जो था गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार यानी कि बिजनेस के लिए उपयोग किया जाता था? तो कौन सा किया? तो वो कौन सा था हमारा? यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा था? तो क्या था? भड़ोच। क्या था? भड़ोच जो था वो हमारा क्या था? गुप्त काल उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, कह रहे हैं कि किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो किसने दिया था? मंदिरों और किस शासक ने? कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? किसने दिया था? गुप्त वंश ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, कह रहे हैं कि गुप्त युग में भूमि स्वराज की दर क्या थी? जो गुप्त युग था उसमें जो था भूमि स्वराज, गुप्त युग में भूमि स्वराज की दर जो थी वो क्या थी? तो भूमि स्वराज की जो दर थी वो क्या थी? उपज का छठा भाग। क्या था? उपज का छठा भाग था। देखिए नीचे इस डिटेल में रखिए, गुप्त काल में जो लोग राज की भूमि पर कृषि करते थे, यानी कि राज की भूमि जो मतलब जो गवर्नमेंट की भूमि थी उस पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था, यानी कि छठा भाग होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को ओद्रंग तथा भाग कर कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो भागवत कह रहे हैं कि जो भागवत संप्रदाय के विकास में यानी कि डेवलपमेंट में जो थी किसकी देन जो थी वो अत्यधिक थी? किसकी देन अत्यधिक थी? गुप्त की देन जो थी वो क्या थी? अत्यधिक थी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।